ताकत से बुल के सिर पर मारी, जिससे उसकी आंखों के आगे तारे घूम गए। टायरेंट नंबर 1 ने मौका देकर अपने तेज क्लॉज से उसके शरीर पर गहरा घाव कर दिया, लेकिन उसकी स्किन इतनी मजबूत थी कि उसे चीरना आसान नहीं था। अच्छी बात यह थी कि उसे डॉज करना नहीं आता था। कुछ राउंड्स की लड़ाई के बाद वह आखिरकार जमीन पर गिर पड़ा। टायरेंट नंबर 1 के क्लॉज ने उसका सिर आर पार कर दिया और उसके अंदर से ऑरेंज रंग का सेकंड ईयर गोल्ड कोर निकाल लिया। उस विशाल बुल को खत्म करने के बाद मैंने आगे सर्च जारी रखी। फार्म के पश्चिम वाले फिश पॉन्ड के किनारे मुझे एक बहुत चौड़ा क्रॉलिंग ट्रैक दिखाई दिया। जैसे ही मैंने ज़ॉम्बी को पानी के पास पहुंचाया, तभी एक जायंट टर्टल अचानक पानी से बाहर निकला और एक ही बाइट में ज़ॉम्बी का एंकल काट दिया। कितना बड़ा टर्टल था! उसका शेल इतना हार्ड था कि ज़ॉम्बी ने जब उस पर पंच मारा तो उल्टे रिबाउंड फोर्स से उसकी रिस्ट ही टूट गई। फिलहाल मेरा उसे मारने का कोई प्लान नहीं था। मैंने 2 ज़ॉम्बी को किनारे पर गार्ड पर लगा दिया ताकि वह जमीन पर न चढ़ सके। पहले यह कंफर्म हो जाए कि म्यूटेटेड एनिमल्स का मीट खाया जा सकता है, फिर इसे चीकी के बॉडी रिकवरी के लिए रखूंगा। मैंने पूरे फार्म को अंदर बाहर 2 बार चेक किया। जब पूरी तरह कंफर्म हो गया कि यहाँ सेफ है, तब मैंने बड़े स्केल पर क्लीनिंग शुरू की। पूरा रेजिडेंशियल एरिया नया जैसा हो गया। तब जाकर मैंने चीकी का हाथ पकड़कर उसे फार्म के अंदर लाया। क्या आपसे यही मेरा और पापा का नया होम होगा? चीकी ने चारों तरफ उत्सुकता से देखते हुए पूछा। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी। यहाँ शिफ्ट होने के बाद मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी सिक्योरिटी थी। अर्पंग दक्षिण वाले मेन गेट पर तैनात हुआ। लाइटनिंग नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अपनी अपनी ज़ॉम्बी टीम के साथ बाकी 3 दिशाओं की गार्ड करने लगे। दापेंग और टायरेंट नंबर 1 हमेशा चीकी की क्लोज प्रोटेक्शन में रहे। पूरे फार्म को मैंने एक ऐसे आयरन फोर्ट्रेस में बदल दिया जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। सोते हुए चीकी को देखकर मेरे दिल में अचीवमेंट की फीलिंग भर गई। चीकी, हमसे सो जाओ। आइस वाटर फार्म अब से हमारा नया घर है। अगले दिन जब चीकी जागी, तब तक मैं नाश्ता तैयार कर चुका था। मेज पर ताजे फलों की एक प्लेट भी रखी थी। फार्म के उतर में बने ऑर्चर्ड में अभी भी काफी फल लगे हुए थे। चीकी की आंखें चमक उठी। फलों की खुशबू सूंघकर वह जैसे पूरी तरह खो गई। पेट भरने के बाद वह बाहर आई और देखा कि पूरी तरह हथियारों से लैस ज़ॉम्बी टीम्स फार्म के अंदर व्यवस्थित तरीके से पेट्रोल कर रही थी। पापा सच में बहुत अमेजिंग है। इन ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने का तरीका तो आम ज़ॉम्बी किंग से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। वह मेरे पैर पकड़कर प्यार से घूमने चलने की जिद करने लगी। मैं उसे लेकर सब्जियों के खेत के पास गया। वहां चीकी ने देखा कि मेरे कंट्रोल किए हुए ज़ॉम्बीज खेती कर रहे हैं, जिसे देखकर वह पूरी तरह शॉक हो गई। मेरा जन्म गांव में हुआ था। मैंने बचपन में दादा दादी के साथ खेती की थी, इसलिए फार्मिंग का अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे पूरा भरोसा था कि बर्बाद हो चुकी इस जमीन को दोबारा उपजाऊ बना दूंगा। इसी दौरान मैंने पहले मिले 2 सेकंड ईयर म्यूटेटेड बीस्ट गोल्ड कोर एरपैंग को खिला दिए। एरपैंग सफलतापूर्वक 3rd ईयर में एडवांस हो गया। उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूलकर एक ट्रक जितना विशाल हो गया। उसके शरीर पर काले रंग की स्केल्स उग आईं जो नाइफ और गन दोनों को रोक सकती थीं। यहाँ तक कि बुलेट्स भी उन पर असर नहीं कर पा रही थीं। मैंने खुद मचेटी से टेस्ट किया तो स्केल्स पर सिर्फ हल्के निशान पड़े। अब एरपैंग सीधे ज़ॉम्बीज की दुनिया का मेन बैटल टैंक बन चुका था। ऐसे 3rd ईयर जनरल के गेट पर पहरा देने से मेरा कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ गया। इसी के साथ मुझे मजबूत बनने का नया तरीका भी मिल गया। चूंकि हाई टीयर ज़ॉम्बीज बहुत कम थे, इसलिए मैंने तय किया कि गोल्ड कोर की मदद से खुद ही ज़ॉम्बी पपेट्स को पालकर मजबूत बनाऊंगा। उधर चीकी भी खाली नहीं बैठी थी। वह चोरी छिपे तालाब के किनारे जाकर उस म्यूटेटेड ओल्ड टर्टल को लगातार 3 दिन तक म्यूटेटेड जायंट पाइथन का मांस खिलाती रही। उस मांस में उसने अपना खून भी मिलाया था। तीसरे दिन उसने अपने पिछले जन्म के सीक्रेट रेल्म में सीखी हुई एंशिएंट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके उस विशाल कछुए से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब वह उसे साधारण आदेश दे सकती थी और उससे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी कर सकती थी। उसने अर्थ कल्टीवेशन टेक्निक भी उस कछुए को सिखा दी ताकि भविष्य में वह पिछले जन्म वाले ब्लैक टॉर्टोइस जितना शक्तिशाली बन सके। लेकिन मुझे इन सब बातों का बिल्कुल पता नहीं था। मुझे सिर्फ इतना लगा कि चीकी को यह बूढ़ा कछुआ पेट की तरह पसंद है, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। इसके बाद मैंने चीकी के लिए एक छोटा अम्यूजमेंट पार्क बना दिया। शहर के अम्यूजमेंट पार्क से मैरी गो राउंड और कई दूसरे इक्विपमेंट लाकर यहाँ लगा दिए। बिजली न होने की वजह से उन्हें ज़ॉम्बीज की ताकत से चलाया जाने लगा। चीकी ने यह सब देखा तो बाहर से बहुत खुश होने का नाटक किया। हालांकि उसके पिछले जन्म की यादों के कारण उसे बच्चों वाले खिलौनों में खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि यह सब उसके पापा ने उसके लिए किया है। धीरे धीरे उसके अंदर का बचपन फिर से जाग उठा और वह दिल खोलकर खेलने लगी। जब हम मैरी गो राउंड पर एक दूसरे का पीछा करते हुए खेल रहे थे, अगर उन ज़ॉम्बीज को छोड़ दिया जाए जो उसे धक्का देकर चला रहे थे, तो वह दृश्य बेहद वार्म और खुशहाल फैमिली जैसा लगता था। लेकिन जब लाइटनिंग नंबर 1 बार बार शहर से अम्यूजमेंट इक्विपमेंट ला रहा था, तभी इनविजिबिलिटी एबिलिटी वाला इवॉल्वर लीमो चुपचाप उसे फॉलो कर रहा था। वह ट्रक का पीछा करते हुए चिंगशुई फार्म तक पहुंच गया। फार्म के अंदर का नजारा देखकर उसकी पूरी दुनिया हिल गई। आखिर में उसने देखा कि एक छोटी इंसानी लड़की ज़ॉम्बीज के बीच आराम से रह रही है। उसने तुरंत अंदाजा लगाया कि यही लड़की इन ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर रही है। उसके मन में लालच पैदा हुआ और उसने सोचा कि अगर वह चीकी को पकड़ ले तो पूरी ज़ॉम्बी आर्मी उसकी हो जाएगी। लीमो अदृश्य होकर चीकी के कमरे में घुस गया। जैसे ही उसका डैगर नीचे गिरने वाला था, उसका पूरा शरीर वहीं रुक गया। यून रोक शुई ने टाइम स्टॉप टेक्निक का इस्तेमाल किया। फिर उछलकर उसने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और अपने पिछले जन्म की सीक्रेट टेक्निक सोलची आर्ट से उसके दिमाग में ब्लड रून अंकित कर दी, जिससे उसकी जिंदगी और मौत पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ गई। मरना चाहते हो या जीना? लीमो ने बिना एक पल सोचे सरेंडर कर दिया। यून
रुओक्शुए ने उसे जंगहाई सर्वाइवर बेस में स्पाई बनकर घुसने का आदेश दिया और समय समय पर वापस आकर सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट देने को कहा। मुझे इन सब बातों का बिल्कुल पता नहीं चला। मेरी नजर में तो चिकी हर दिन फार्म में खुशी खुशी खेल रही थी। कुछ दिन बाद मैं शहर में इवॉल्वर ज़ॉम्बीज का शिकार करके गोल्ड कोर इकट्ठा कर रहा था कि तभी अचानक मेरी मुलाकात फिर से सुमुचीन से हो गई। धत्त तेरे की ये औरत यहाँ भी आ गई। पता चला कि पुलिस स्टेशन की घटना के बाद वह सिर्फ चीकी को ढूंढने के लिए मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंची थी। रास्ते भर उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वह बदला लेने पर उतारू बरोइंग ज़ॉम्बी उसे लगातार परेशान करता रहा, जिससे वह लगभग मेंटल ब्रेकडाउन की हालत में पहुंच गई थी। मैंने उसे बेहोश किया और लोहे की चेन से अम्यूजमेंट पार्क की स्लाइड के पास बांध दिया। लेकिन इस बार सुमुचीन पूरी तरह बदल चुकी थी। पुलिस स्टेशन के सर्वाइवर्स की बिट्रेयल देखने के बाद उसका इंसानों पर से पूरा भरोसा उठ चुका था। अब उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी, चीकी की रक्षा करना। चीकी ने भी मौका देकर धीरे धीरे उसे अपने करीब कर लिया। वह उसे खाना देती, उससे बातें करती। सुमुचीन को एपोकलिप्स से शुरू होने के बाद पहली बार पेट भर खाना, सुरक्षित जगह और बिना डर के रहने वाली जिंदगी मिली। यहाँ तक कि उसे खुद मानना पड़ा कि ज़ॉम्बी किंग के साथ रहना इंसानों के बीच रहने से कहीं ज्यादा आरामदायक है। दूसरी तरफ मैं लगातार अपनी ताकत बढ़ाता रहा। जांगनन सिटी एरिया में ज़ॉम्बीज का शिकार करके गोल्ड कोर इकट्ठा करता रहा और उनकी मदद से अपने अधीन सेकंड टियर ज़ॉम्बी की संख्या अब 30 से भी ज्यादा हो चुकी थी। एक रात मैं हुआंगलोंग माउंटेन में म्यूटेटेड फियर्स बीस्ट का शिकार कर रहा था, जहां मुझे एक थर्ड टियर गोल्ड कोर मिला। स्टेडियम ज़ॉम्बी ब्रीडिंग बेस से लगातार मिल रहे गोल्ड कोर जोड़कर आखिरकार मैंने फोर्थ टियर तक ब्रेक थ्रू करने लायक रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए। मैंने चारों थर्ड टियर गोल्ड कोर एक साथ निगल ली और उसी समय सफलतापूर्वक फोर्थ ईयर में ब्रेक थ्रू कर गया। मेरी मेंटल पावर कई गुना बढ़ गई और कंट्रोल रेंज बढ़कर 50 किलोमीटर तक पहुंच गई। मेरा पूरा शरीर दोबारा ट्रांसफॉर्म हो गया। लाल आंखों को छोड़कर अब मैं लगभग एक सामान्य इंसान जैसा दिखने लगा था। इसके बाद मैंने लगातार 4 फोर्थ ईयर ज़ॉम्बी पपेट्स तैयार कर दिए। इसी दौरान युन रुओक्शु भी चुपचाप फोर्थ ईयर तक ब्रेक थ्रू कर चुकी थी। उसकी टेलीकिनेसिस इतनी शक्तिशाली हो गई कि वह लंबे समय तक उड़ सकती थी और कई तरह की एलिमेंटल सीक्रेट आर्ट्स भी इस्तेमाल कर सकती थी। उसने समनिंग टेक्निक से छोटी छोटी मधुमक्खियों को कंट्रोल करके पूरे फार्म के अंदर और बाहर निगरानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, मेरी नजर बचाकर उसने फार्म के बाहर लगी ब्लड थर्स्टी डीमन वाइन्स पर ब्लड चेन टेक्निक का इस्तेमाल करके उन्हें भी अपने कंट्रोल में ले लिया। ये ब्लड थर्स्टी डीमन वाइन्स वही म्यूटेटेड प्लांट्स थीं जिन्हें मैं हुआंगलोंग माउंटेन से लाकर फार्म के बाहर लगाया था। वे किसी भी जीवित प्राणी का पूरा खून और मांस चूस सकती थीं, लेकिन ज़ॉम्बीज में उनकी कोई रुचि नहीं थी। मैंने उन्हें फार्म से लगभग 1 किलोमीटर दूर सुरक्षा दीवार की तरह लगा गई, जिससे वह अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन इसी समय एक बड़ा खतरा धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। जंगहाई सर्वाइवर बेस ने इंपीरियल कैपिटल में ज़ॉम्बी टाइड फूटने के बाद पहली बार आधिकारिक रूप से ज़ॉम्बी किंग की मौजूदगी की घोषणा कर दी। वांगजंग की टीम ने पहले जांगनन सिटी में जो एनकाउंटर किया था, उसने बेस के टॉप ऑफिशियल्स का पूरा ध्यान खींच लिया। उन्होंने लीमो समेत कई इनविजिबिलिटी इवॉल्वर्स की एक रिकनेसेंस टीम जांच के लिए भेजी। जैसे ही युन रुओक्शुए ने लीमो को फार्म के पास आते महसूस किया, वह उसी रात उड़कर उससे मिलने पहुंची और उसे आदेश दिया कि बेस लौटकर रिपोर्ट करे कि उन्हें कोई ज़ॉम्बी किंग नहीं मिला। लेकिन लीमो की टीम का कैप्टन उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने उसे मार डाला और सोल की टेक्निक से बाकी 3 लोगों को भी कंट्रोल कर लिया। मगर वांगजंग बेहद तेज दिमाग वाला था। उसे तुरंत एहसास हो गया कि इनविजिबिलिटी टीम में कुछ गड़बड़ है। उसने उन्हें जाल में फंसाकर हिप्नोसिस इंटेरोगेशन शुरू किया। जैसे ही सोलची पर लगी सील ट्रिगर हुई, चारों इनविजिबिलिटी इवॉल्वर्स वहीं मौके पर मर गए। वांगजंग यह देखकर दंग रह गया और अब उसे पूरा यकीन हो गया कि जांगनन सिटी में सचमुच एक ज़ॉम्बी किंग छिपा हुआ है। यह खबर बेस के हाईएस्ट कमांडर तक पहुंची तो वह गुस्से से भर उठा और तुरंत 3 एलीट बैटल टीम्स को जांगनन सिटी भेजने का फैसला किया ताकि ज़ॉम्बी किंग को पकड़कर खत्म किया जा सके। युन रुओक्शुए ने जैसे ही लीमो और बाकी लोगों की सोल कनेक्शन टूटती महसूस की, वह समझ गई कि हमारी पहचान अब छिपी नहीं रही। उसने मन ही मन कहा, तूफान आने वाला है। लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं घबराई। उसकी नजर में जब तक इंसान बड़ी मिलिट्री फोर्स नहीं भेजते, तब तक सिर्फ इवॉल्वर टीम्स मेरे और पापा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। इसलिए उसने अपना पूरा ध्यान कल्टीवेशन पर लगा दिया। उसका लक्ष्य 5th ईयर तक ब्रेक थ्रू करना था, क्योंकि तब उसे पूरा भरोसा था कि वह इंसानों की आधुनिक मिलिट्री को भी सीधे टक्कर दे सकेगी। दूसरी तरफ मुझे इन सब छिपी हुई घटनाओं की बिल्कुल खबर नहीं थी। मैं तो अभी भी हुआंगलोंग माउंटेन में म्यूटेटेड बीस्ट का शिकार करके अपनी ज़ॉम्बी आर्मी के लिए गोल्ड कोर इकट्ठा करने में लगा था। इसी बीच 3 एलीट बैटल टीम्स जांगनन सिटी के बाहर उतर चुकी थी। वांगजंग पूरे ऑपरेशन का कमांडर था, जबकि ली फंग और जांगहाई 2 टीम लीडर्स के रूप में उसके साथ थे। उनकी टीम में हंटर ईगल कोड नेम वाला एक इवॉल्वर भी था, जिसकी कॉन्ट्रैक्टेड म्यूटेटेड ब्लैक ईगल की आंखों से वह सब कुछ देख सकता था। ज्यादा देर नहीं लगी और हंटर ईगल ने चौंकाने वाली चीज देख ली। हे भगवान, सच में ज़ॉम्बी ट्रक चला रहा है। उसने देखा कि एक इवॉल्वर ज़ॉम्बी ट्रक चलाते हुए पूरे शहर में घूम रहा है और म्यूटेटेड बीस्ट का मांस स्टेडियम ले जाकर ज़ॉम्बीज को खिला रहा है। वांगजंग ने तुरंत आदेश दिया, इस ट्रक का पीछा करो, देखो यह आखिर जाता कहाँ है। मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मैंने ज़ॉम्बी पपेट से स्टेडियम के ज़ॉम्बीज को खाना खिलवाया और फिर ट्रक लेकर सीधे चिंगशुई फार्म लौट आया।
ट्रक के काफी ऊपर वही म्यूटेटेड ब्लैक ईगल लगातार मेरा पीछा कर रही थी। वह पूरे रास्ते ट्रक के साथ उड़ती हुई फार्म तक पहुंच गई। हंटर ईगल ने ईगल विजन से पूरे फार्म का नजारा साफ साफ देख लिया। उसने धीमी आवाज में रिपोर्ट दी, मिल गया। वह ज़ॉम्बी ट्रक लेकर शहर के बाहर बने एक फार्म में घुस गया है। इस फार्म की सिक्योरिटी बेहद मजबूत है। बाहर की दीवारों के चारों तरफ लाल रंग की अजीब वाइन्स फैली हुई हैं और गेट पर 2 मंजिला इमारत जितना बड़ा एक जायंट ज़ॉम्बी